न्यूज़ एजेंसी से। सर, अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, और कई राज्यों में भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं कि कहाँ से कांटेक्ट हुआ है वो ढूंढ पाने में सफल नहीं है। पर्दे के पीछे बात होती है, अधिकारी मानते हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली कोई बोलता नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड देश भर में हो चुका है? मैं पहले भी इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं, संभवतः उस इंटरैक्शन में आप नहीं थे, इसलिए मैं पुनः दोहराऊंगा। इससे पहले कि हम ये बहस करें कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है, उसके बाद ही कोई सार्थक बहस हो सकती है। तो कम्युनिटी स्प्रेड की कोई परिभाषा WHO द्वारा नहीं दी गई है। WHO अपने मेंबर कंट्रीज़ को ये कहता है कि आप अपने देश की परिस्थिति के आधार पर बीमारी के स्प्रेड को कैटेगराइज करें। तो इस व्यवस्था के तहत भारत ने भी इस बीमारी को कैटेगराइज किया है, मैं उस पर आऊँगा। अब प्रश्न है कि कम्युनिटी स्प्रेड है क्या। अगर WHO डेफिनेशन नहीं देता तो कुछ तो समझ होनी चाहिए कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में हम सब की। एपिडेमियोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक हैं, कि पाठ्य पुस्तकें हैं, अगर आप उनको देखें तो वो ये कहती हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड इज़ अ सिचुएशन वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अगर इसको आप कुछ मुश्किल समझते हैं समझने के दृष्टिकोण से, तो आसान भाषा में community spread is a situation where it is impossible to determine who gave infection to whom, किसने इन्फेक्शन किसको दिया। अगर ये डिटरमिन करना असंभव हो तो कम्युनिटी स्प्रेड ब्रॉड भाषा में मान सकते हैं। अब ये परिभाषा की बात हो गई, तो यहाँ तक अगर क्लैरिटी है तो भारत में क्या हो रहा है। भारत में क्लस्टर ऑफ केसेस हैं और पॉकेट्स ऑफ लोकलाइज्ड ट्रांसमिशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, कि अगर आप भारत में कुल जिलों की संख्या देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 640 जिले थे। आज कितने जिले हैं? आज 740 जिले हैं, 739 है शायद। 739 districts are there today in the country। 50 जिले ऐसे हैं जो 80% कोविड-19 का केस लोड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब अन्य जिलों में केसेस हैं लेकिन स्कैटर्ड तरीके से हैं। तो इतने बड़े देश में जहां 138 करोड़ की आबादी हो, 740 जिले हों, अगर केवल 50 जिले 80% केस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कहेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया। इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अभी मैंने निवेदन किया था कि हमारा ये मानना है, और अनेक राज्यों ने ये करके भी दिखाया है, कि 80% नए पॉजिटिव केसेस में आप 72 घंटे के अंदर न केवल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ढूंढ पाते हैं कि कैसे इन्फेक्शन हुआ इस पॉजिटिव आदमी को, बल्कि उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी ढूंढ पा लेते हैं। तो अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो आप फिर कैसे कहेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो हमारा निवेदन यही है। और अंत में इस बहस से बेहतर ये है कि हम बहस इस पर करें कि ज़मीन पर जो हम काम कर रहे हैं इस बीमारी के प्रबंधन के लिए, वो कितना प्रभावी है, उसको कैसे और प्रभावी बना सकते हैं, उसमें भारत सरकार की क्या मदद हो सकती है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या मदद हो सकती है। इस प्रभावी मैनेजमेंट में राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर कैसे काम करें, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। 35। सर, मृगांक प्रभाकर, सहारा टीवी से। सर, जुलाई के महीने में जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लगातार 40,000 से ऊपर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, और लगभग पॉजिटिव रेशियो जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पीक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसको देख के?
देखिए, हम ये पीक की गणना या पीक के प्रोजेक्शन में नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल है कि पीक कब आएगा। आप लोगों ने अनेक समय समय पर अनेक स्टडीज़ को अपने अखबारों में या अपने चैनल्स में दिखाया है, जिन्होंने ये कहा था कि फ़लाने महीने में आएगा तो फ़लाने महीने में डिक्लाइन होगा। तो और आप भी जानते हैं कि उनमें से कितनी बातें सत्य हुई, कितनी नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि अगर आप एक एग्रेसिव टेस्टिंग की पॉलिसी को अपनाते हैं, इफ़ेक्टिव सर्विलेंस और कंटेनमेंट की पॉलिसी को अपनाते हैं, ट्रैकिंग ढंग से करते हैं, समय पर पॉजिटिव और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को अस्पताल में ले जाकर अच्छे दर्जे की क्लिनिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं, तो इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है और इसके मोर्टेलिटी रेट को कम रखा जा सकता है। Sir, a modeling study done by Indian scientists has shown that 16 to 40% of Delhi population has been infected till July 25th. It also says that the true number of the infected in Delhi is underestimated by a factor more than 20. Does the ministry agree with these projections? We are not privy to this study, so the question of our agreeing or not agreeing to the projections do not arise. However, what we are privy to is the seroprevalence study which was done by NCDC in Delhi on a established scientific principle, and a sample of 21,800 people was taken in all the 11 districts of Delhi, and that seroprevalence study gave us a figure of 22.80% prevalence across Delhi. However, there were variations from say 13.8% in southwest Delhi and roughly 18% in South Delhi to 27% in Ghaziabad, to Shadra, 27% in Shadra and Chandni Chowk, which is central Delhi. So that is the kind of seroprevalence which was there in mid-June. And you are all aware that the government of GNCT has announced their plans to do frequent seroprevalence studies in the city, which will give us some scientific evidence. 37. So Sneha from CNN News 18. I want to ask you the number of total tests that we do every 24 hours. That number is increasing, I understand, but what does the breakup look like in terms of how many RT-PCR tests are done out of that, how many antigen tests are done? Can you give us an idea about what tests are these? As I told you very specifically while I was making the presentation, that when we tested 5 lakh or 4,68,000, which is the weekly average per day testing for the week which is continuing today, it includes both RT-PCR and rapid antigen tests. At times people say that rapid antigen tests in certain states and certain areas are being done in a larger number compared to the RT-PCR test. We have made our position absolutely clear. We believe that RT-PCR tests are the gold standard in this disease, and rapid antigen tests serve as a screen, particularly in those areas where the prevalence of the disease is high and where it is densely populated area. And we have also said, and ICMR has issued these guidelines, that those who test positive in rapid antigen tests are 100% positive. That is the globally accepted position. Those who test negative in rapid antigen tests but show symptoms must mandatorily undergo RT-PCR test. That is our advice to the states. There were certain areas where this was not being done, so now we hope that it would be done so that there is no one who's left out. We have also said that if you test negative in rapid antigen test, you do not have symptoms, but maybe after 2 days or 3 days or 4 days you develop symptoms, even in that circumstance you must go in for a RT-PCR test.
157. Sir, I'm Ayushman from Mirror Now. Just to continue from where you left, the antigen dependency in the national capital has increased. In fact, the national capital has got capacity of about 18,000 tests, and they are doing 5,000 RT-PCR and 14,000 antigen. In Maharashtra and Mumbai also, sir, the false negative has come to light. In Delhi also, that has come to High Court. Are you reviewing the situation? Because dependency on antigen is increasing, and it will increase in the coming future. I have already explained the position in detail. We feel that RT-PCR is the gold standard. We also feel that rapid antigen has a role and it must be done. But we feel that those who are negative in rapid antigen and have symptoms must undergo RT-PCR. Those who are negative in rapid antigen but develop symptoms subsequently must undergo RT-PCR. So that's a very clear position.